जय हिंद। आज मैं फिर से साइंस का टॉप 40 क्वेश्चन लाया हूँ इस वीडियो में। तो चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों? तो अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्यों? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से फिर देखिएगा है दूसरा नंबर कि प्रकाश के प्रकीर्णन में सबसे अधिक अपवर्तित रंग होता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन में सबसे अधिक अपवर्तित रंग होता है, कहने का मतलब सबसे कम विचलित कौन सा रंग होता है? तो लाल रंग जो है प्रकाश के प्रकीर्णन में सबसे कम विचलित रंग होता है। और सबसे अधिक विचलित रंग होता है, यहाँ पे याद रखना, बैजानी हपीनाला। तो बैजानी बैगनी रंग जो होता है सबसे अधिक विचलित होता है और सबसे कम विचलित लाल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि समुद्र नीला प्रतीत होता है, क्यों? तो यहाँ पे याद रखना, समुद्र जो नीला प्रतीत होता है ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही प्रतीत होता है। और इसके अलावा यहाँ पे याद रखना, आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो आकाश का रंग जो नीला होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। वहाँ पे नीले रंग का प्रकीर्णन प्रकीर्णित सूर्य का प्रकाश अधिक कर देता है तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण। तो यहाँ पे याद रखना, समुद्र नीला प्रतीत होता है जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जल के कणों द्वारा यहाँ पे, जिससे यहाँ पे आकाश में जो प्रकीर्णन होता है यहाँ पे सूर्य का प्रकाश जो होता है सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, तो वहाँ पे नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक हो जाता है, इसीलिए वहाँ पे आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो उसी प्रकार जब सूर्य का प्रकाश जल में पड़ता है तो जल के अणुओं द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं, तो इसी कारण से समुद्र नीला प्रतीत होता है। तो राइट ऑप्शन बी होगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा है 4 नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन है कि वाहनों में प्रयुक्त होने वाला पीछे से देखने वाला दर्पण निम्न में से कौन सा है? तो वाहनों में प्रयुक्त होने वाला दर्पण पीछे वाहनों के हेडलाइट, कहने का मतलब जैसे यहाँ पे मान लीजिए बस है, ये बस है यहाँ पे और ये है यहाँ पे है, ये बांस है यहाँ पे। तो यहाँ पे पीछे जो दिखने में लगा रहता है, ये यहाँ पे लगा जो रहता है सामने बाइक के सामने, ये वहाँ पे वाहनों के हेडलाइट प्रयुक्त होने पीछे देखने वाला दर्पण के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है और बड़े बड़े वस्तुओं का प्रतिबिंब अपने अंदर बना लेता है, इसी कारण से इसका उपयोग वाहनों में पीछे देखने के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पीछे देखने में प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा है आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्यों? कि आकाश नीला दिखाई क्यों पड़ता है? तो मैं बताता हूँ कि यहाँ पे प्रकाश जो है 7 रंगों का मिश्रण है। 7 रंगों का मिश्रण है जिसमें लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है और बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक हो जाता है। बैगनी क्या नाम है, नीला रंग का विचलन सबसे अधिक हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण इसका प्रकीर्णन कम होता है और बैगनी नीले रंग का प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण इसका प्रकीर्णित ज्यादा हो जाता है। तो इसी कारण से याद रखना, आकाश नीला दिखाई पड़ता है नीले प्रकाश के प्रकीर्णन से अधिक के कारण। जब नीले रंग का तरंगदैर्घ्य कम होगा तो जब सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ेगा तो इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक हो जाएगा, तो इसी कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 6 नंबर क्वेश्चन कि खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? तो खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? देखिए लाल रंग का तरंगदैर्घ्य 620 से 720 तक होता है, 720 तक होता है, जिसके कारण इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और जिसके कारण यह दूर से ही दिखाई पड़ जाता है, इसी कारण से इसका उपयोग खतरों के संकेतों में किया जाता है। तो याद रखना ऑप्शन कौन सा सही होगा, प्रकीर्णन सबसे कम होने के कारण, इस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होने के कारण खतरे के संकेतों में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा 7 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके। तो प्रकाश का रंग जो निर्धारित होता है किसके कारण? हम कैसे पता करते हैं कि ये लाल रंग है, ये नीला रंग है, बैगनी रंग है? तो ये तरंगधारी से निर्धारित किया जाता है, तो प्रकाश का रंग। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, प्रकाश के तरंगधारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है 8 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगधारी है? तो निम्नलिखित में किस रंग का सबसे लंबा तरंगधारी होगा? तो याद रखना लाल रंग का तरंगधारी जो है सबसे लंबा होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, लाल रंग का करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है, तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा होता है?
तो सबसे कम तरंगधारी वाला प्रकाश कौन सा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बैगनी। बैगनी रंग जो है सबसे कम तरंगधारी वाला प्रकाश होता है और सबसे अधिक तरंगधारी वाला प्रकाश लाल होता है। तो सबसे लंबा तरंगधारी वाला प्रकाश लाल हो जाएगा और सबसे कम तरंगधारी वाला प्रकाश बैगनी हो जाएगा। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? देखिए अवतल कितने अक्षर का है? तो अवतल जो है 4 अक्षर का है और निकट कितने अक्षर का है? 3 का अक्षर का है। और यहाँ पे देखिएगा वो यहाँ से ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए निकट कितने अक्षर का है? निकट निकट दृष्टि दोष जो है कितने अक्षर का? 3 का अक्षर का है। 3 से रखिएगा 4 याद, अवतल लेंस 3 से 4 अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूर दूर दृष्टि दोष, दूर कितने अक्षर का है? 2 अक्षर का है। तो दूर दूर से याद रखिएगा 3, दूर से रखिएगा याद 3। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस 2 के 3, 3 के 4। तो यहाँ पे अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। यहाँ पे निकट कितने अक्षर का? 3 अक्षर का है, तो 3 से 4 याद रखिएगा। दूर कितने अक्षर का? 2 अक्षर का है, तो 2 से 3 याद रखिएगा उत्तल लेंस। यहाँ पे कबो भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर पूछेगा कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए इस लेंस का उपयोग किया है, तो वहाँ पे याद रखना 2 के 3, तो उत्तल लेंस। यहाँ पे याद रखना अवतल लेंस। अवतल कितने अक्षर का? 4 का अक्षर का है, तो यहाँ पे अवतल 4 अक्षर का है। निकट दृष्टि दोष कितने अक्षर का? 3 अक्षर का, तो 3 से 4 याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है। तो प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर कार्य करता है तो वह क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर प्रकाश तंतु कार्य करता है। प्रकाश तंतु जो है ऑप्टिकल फाइबर के सिद्धांत पर, ऑप्टिकल फाइबर का बना होता है। प्रकाश तंतु जो किस तरह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है और ऑप्टिकल फाइबर का यह बना होता है। यहाँ पर यह भी बात याद रखना कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है और आपतित प्रकाश की किरण पुनांतरिक आपतित प्रकाश की किरण जिस कोण पर आपतित होता है वो क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होता है, पुनः संघन माध्यम में लौट आती है, उसे पुनांतरिक परावर्तन कहते हैं। तो पुनांतरिक परावर्तन के होने के लिए आवश्यक शर्त है प्रकाश को संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए और क्रांतिक कोण का मान क्रांतिक कोण से पुनांतरिक परावर्तन कोण का मान अधिक होना चाहिए। ये पुनांतरिक परावर्तन का सिद्धांत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण है। तो वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन का कारण क्या होता है? तो यहाँ पे धूल कण है वायुमंडल में। अगर सूक्ष्मदर्शी से हम देखेंगे तो इतने धूल कण हमारे वायुमंडल में फैले हुए हैं। जब सूर्य का प्रकाश इन पर पड़ता है तो कुछ रंगों का अवशोषित कर वो 7 रंगों को बिखेर देता है। इसी कारण से प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो धूल कण के कारण प्रकाश के प्रकीर्णन होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रकाश की विकिरण की प्राकृतिक होती है। तो प्रकाश की विकिरण की प्राकृतिक कहने वाला दैव दैव प्राकृतिक होती है। दोहरे प्राकृतिक की क्यों होती है? तो प्रकाश की प्रकीर्णन की प्राकृतिक विकिरण की प्रकृति जो होती है तरंग एवं कण दोनों समान होने के कारण प्रकाश की विकिरण प्राकृतिक की होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि इसका प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत क्यों होता है? प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है, इसी कारण से सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा है 15 नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है? तो याद रखना प्रकाश की चाल या वेग एक ही बोला जाता है। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम कहाँ होता है? तो देखिएगा प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम ठोस में होता है। सॉरी दोस्तों, प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है? निर्वात में होता है। कहाँ? अगर ध्वनि का वेग सबसे अधिकतम बोलता, ध्वनि का वेग सबसे अधिकतम कहाँ होता है? तो ठोस में होता है। जैसे इस्पात, हीरा, इस सब में होता है ध्वनि का वेग सबसे अधिक। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है। कितना होता है? तो 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर मीटर प्रति सेकंड में बोलेगा तो 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और किलो में पूछेगा तो किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। अब मीटर प्रति सेकंड में बोलेगा तो 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद यहाँ पर याद रखना पानी में 2,25,000 2,25,000 2,25,000 होता है पानी में प्रकाश की चाल। पानी में प्रकाश की चाल कितनी है? तो 2,25,000, और कांच में होता है 2 लाख। ये सब बातें याद रखना। 2,25,000 किस में होता है? पानी में होता है, और कांच में 2 लाख होता है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है कि मशीन गन का आविष्कार किसने किया? तो मशीन गन का जो आविष्कार किसने किया था? जेम्स पकल ने
याद करना, जेम्स पक्कल ने मशीन गन का आविष्कार किए थे। उसके बाद है कि थर्मोस्कोप और थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो थर्मोस्कोप और थर्मामीटर का आविष्कार जो किए थे, किसने किए थे? याद रखना, गैलीलियो ने थर्मामीटर और थर्मोस्कोप का आविष्कार करता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। गैलीलियो ने ही दूरबीन का आविष्कार किया था, ये भी बातें याद रखना। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? एक्सरे का आविष्कार किसने किया? एक्सरे के मदद से ही हमारे टूटे हुई हड्डियों की पता की जाती है। तो एक्सरे के आविष्कार जो किए थे रोएंटगन ने किए थे। इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। रोएंटगन रोएंटगन जो है एक्सरे किरणें का आविष्कार किए थे। जब ये फोटो अपने एक फोटोकॉपी का मशीन का दुकान खुले थे, वहां पर जब अपने चीज का कुछ प्रयोग कर रहे थे वहां पर अध्ययन पे, उसी समय वहां पे अपारदर्शी वस्तुएं साफ दिखाई देने लगी थी। उसी समय इनका आविष्कार हुआ था, एक्सरे किरणें की। वहां पे दूसरे चीज के खोजते हुए भी इसका आविष्कार कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर यहाँ पर है कि फाउंटेन पेन का आविष्कार कौन थे? तो फाउंटेन पेन का आविष्कार जो है, याद रखना, पेटार्चे पोएनारू जो है फाउंटेन पेन के आविष्कारक है। ऐसे वाटरमैन के भी कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर अगर ऑप्शन में रहेगा पेटार्चे पोएनारू, तो फाउंटेन पेन का आविष्कार डी ऑप्शन सही होगा। पेटार्चे पोएनारू माने जाएंगे फाउंटेन पेन के आविष्कारक। 20 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का जो आविष्कार किया था किसने? अल्फ्रेड नोबल ने ही डायनामाइट का आविष्कार किया था। ये ये डायनामाइट विस्फोट पदार्थ का आविष्कार किए थे। किसने? अल्फ्रेड नोबल ने। और इन्हीं के नाम से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, इन्हीं के नाम पर। तो याद रखना, डायनामाइट का जब आविष्कार हुआ था और इन्हीं के नाम से उसी दिन से स्टार्ट हुआ था नोबेल प्राइज का। 21 नंबर फिर यहाँ से क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना, थियोडोर मैमन ने लेजर का आविष्कार किया था, थियोडोर मैमन। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर कि निम्न में कौन रेडियो सक्रिय विकिरण हीलियम के नाभिक के समकक्ष होता है? तो निम्नलिखित में कौन रेडियो सक्रिय विकिरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है? तो अल्फा किरण जो है रेडियो सक्रिय होने के कारण हीलियम नाभिक के समकक्ष में होता है। अल्फा किरण याद रखना, अल्फा कण जो है कहाँ रहता है? हीलियम के नाभिक के समकक्ष में रहता है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है 30 नंबर क्वेश्चन। और अल्फा कण जो है, अल्फा कण विद्युत का अल्फा कण धनावेशित कण होता है। याद रखना, धनावेशित कण होता है और एक कैथोड की ओर विचलित होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर कि नाभिक से चलने वाली विकिरण में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नाभिक से निकलने वाली विकिरण में सबसे अधिक वेधन क्षमता सबसे अधिक किसकी होगी? तो याद रखना, गामा किरणें की वेधन क्षमता सबसे अधिक होगी। उसके बाद बीटा किरणें की वेधन क्षमता सबसे अधिक होगी। उसके बाद अल्फा किरण की वेधन क्षमता अधिक होगी। तो नाभिक से निकलने वाली वेधन क्षमता सबसे अधिक गामा किरण की, और उसके बाद बीटा किरणें की, उसके बाद अल्फा किरण की। ये हो गया वेधन क्षमता का, ये वेधन क्षमता का हो गया सर्वाधिक। उसके बाद अगर आयनन विभव पूछेगा कि निम्नलिखित में निकलने वाली विकिरण से किसकी आयनन विभव सबसे अधिक होगी? आयनन विभव में सबसे अधिक होगा अल्फा किरण का, उसके बाद बीटा किरण का, उसके बाद गामा किरण का आयनन विभव सबसे अधिक होता है। और उसके बाद यहाँ पर पूछेगा आनंद विवाह के बाद कि निम्नलिखित में किस अदृश्य किरणें की सर्वाधिक चाल होती है? तो निम्नलिखित में नाभिक से निकलने वाली अदृश्य किरणें की सबसे अधिक चाल किस में होती है? सबसे अधिक चाल किस किरण की होती है? तो यहाँ पे गामा किरण की सर्वाधिक चाल होती है, उसके बाद बीटा किरण की सर्वाधिक चाल होती है, उसके बाद अल्फा किरण की। तीनों बातें याद रखना। अगर वेधन क्षमता पूछेगा तो अल्फा किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, उसके बाद बीटा किरण का, उसके बाद अल्फा किरण का। अगर और उसके बाद पूछेगा प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस किरण की होती है? तो गामा किरण का, उसके बाद बीटा किरण का, उसके बाद अल्फा किरण का। अगर यही बात पूछेगा आयनन विभव के बारे में तो आयनन विभव सबसे अधिक अल्फा किरण का, उसके बाद बीटा किरण, उसके बाद गामा किरण का, याद रखना। और यह दृश्य किरणें अल्फा बीटा गामा किरणें का खोज किया था रदरफोर्ड ने किया था, दृश्य किरणें का खोज किया था। लेकिन यहाँ पे पूछे गामा किरणें का खोज किसने किया, बीटा किरणें का खोज किसने किया, अल्फा किरणें का खोज किया, तो ये तीनों के अलग अलग आविष्कारक माने जाते हैं, खोजकर्ता। लेकिन अदृश्य किरणें अल्फा बीटा गामा किरणें का खोज रदरफोर्ड ने किया था, यह बातें याद रखना। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर कि किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है? तो किसी परमाणु के अस्थायी अस्थायी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है
न्यूट्रॉन की संख्या से अधिक, न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, उसके बाद यहाँ पर है न्यूट्रॉन की संख्या से कम। तो न्यूट्रॉन की संख्या से कम होती है किसी परमाणु के नाभिक में, किसी परमाणु का स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या से होती है न्यूट्रॉन की संख्या से कम। ये बातें याद रखना। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिएगा कि निम्न में से गामा किरणें का स्वभाव कैसा है। तो गामा किरणें जो एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है और ये अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करती है। तो ये बहुत अधिक ऊर्जा के विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इसकी अधिक ऊर्जा होती है और ये अधिक विद्युत चुम्बकीय तरंगे है। याद रखना गामा किरणें। अगर वही अल्फा किरणें पूछा जाएगा तो अल्फा किरणें एक धनावेशित कण है, याद रखना। और बीटा किरणें पूछेगा तो एक ऋणावेशित कण है। और गामा किरणें एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम आधारित है। तो हाइड्रोजन बम जो आधारित है नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन में ये होता है कि दो छोटे छोटे नाभिकों को यहाँ पे देखिएगा, एक मान लीजिए एक बड़ा नाभिक है, ठीक, और ये बड़ा नाभिक जो है दो छोटे छोटे भागों में यहाँ पर टूट गया, और इस टूटने की प्रक्रिया का नाभिकीय विखंडन करते हैं। यहाँ टूट गया तो ये नाभिकीय विखंडन हो गया। लेकिन यही छोटे छोटे दो नाभिक एक बड़े परमाणु का यहाँ पर निर्माण करेंगे, तो ये बनेगा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन जो आधारित है ये हाइड्रोजन बम आधारित है, इसी पर आधारित है। इसमें ऊर्जा की विशाल मात्रा में मुक्त होती है, नाभिकीय संलयन में भी और नाभिकीय विखंडन में भी ऊर्जा का विशाल मात्रा मुक्त होती है। और देखिए याद रखना, हाँ, यहाँ पे यहाँ पे विश्व में सबसे बात किया जाए कि परमाणु बम का आविष्कार कौन है, तो महर्षि कनाद ने सबसे पहले परमाणु बम का आविष्कार किए थे, महर्षि कनाद, याद रखना। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य, यहाँ पे 27 नंबर, कि सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। तो सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा किससे प्राप्त करता है, तो याद रखना नाभिकीय संलयन से जो है सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा को ग्रहण करता है। और राइट ऑप्शन डी होगा, नाभिकीय संलयन से। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, कि नाभिक के मिलने से नए नाभिक बनने और ऊर्जा मुक्त होने की घटना को कहते हैं, तो नाभिकीय संलयन। जस्ट बताए कि यहाँ पे दो छोटे छोटे नाभिक के मिलने से एक बड़े नाभिक का जो बनता है उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं, और एक बड़े नाभिक के टूटने से दो छोटे छोटे नाभिक बनते हैं उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जैसे में हम नाभिकीय संलयन पर बोले हाइड्रोजन बम आधारित है, और नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम आधारित है। ये बात याद रखना। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और सूर्य हमारे पर जो है सूर्य हमें रोशनी क्यों देती है, तो उसमें नाभिकीय संलयन होती है, इसी कारण से जो है सूर्य हमारी प्रकाश देती है। जब हाइड्रोजन जलकर हीलियम में बदलता है और वहाँ पे नाभिकीय संलयन होता है। हाइड्रोजन जलता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन जलकर वहाँ पे हीलियम में बदलता है, और हीलियम जो है यहाँ पे नाभिकीय संलयन करता है, इसी कारण से सूर्य का प्रकाश हमें रोशनी देती है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में क्या होता है, तो दो हल्के नाभिक मिलकर एक अपेक्षाकृत भारी नाभिक तथा अन्य संभव उत्पादों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के बारे में कथन, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में कौन सा कथन सही है। तो एक भारी नाभिक स्वयं ही दो टुकड़ों में टूट जाता नहीं, यहाँ पे न्यूट्रॉन को मदद से तोड़ा जाता है एक भारी नाभिक को। उसमें न्यूट्रॉनों की बमबारी की एक हल्का नाभिक टूट जाता है। उसमें न्यूट्रॉनों के बमबारी एक भारी नाभिक टूट जाते हैं। तीनों कथन गलत है। यहाँ पे दो हल्के नाभिक मिलकर एक अपेक्षाकृत भारी नाभिक बनाता है, यह बात सही है कि दो हल्के नाभिक मिलकर एक अपेक्षाकृत भारी नाभिक बनाता है, तथा एक अन्य संभव उत्पादों का निर्माण भी करते हैं, अधिक मात्रा में ऊर्जा का भी निर्माण करते हैं, बात सही है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए यहाँ 30 नंबर की किलोवाट घंटा की इकाई है। तो ऊर्जा का मात्रक जो होता है किलोवाट घंटा होता है। 1 किलोवाट घंटा को बोलते हैं 3.6 × 10⁻⁶ जूल। 3.6 × 10⁻⁶ जूल 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा। उसके बाद ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो ज्योति तीव्रता कैंडेला का मात्रक है। किसका, कैंडेला का मात्रक है ज्योति तीव्रता। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में प्रयोग किया जाता है। ऐसे देखिए बता दें कि लेक्सन जो है बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए इसका प्रयोग, बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता, तो लेक्सन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, याद रखना टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन जो है बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, टेफ्लॉन का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है। तो पॉलीमर इनमें से कौन सी नहीं है,
तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा पॉलीस्टाइरीन जो है एक पॉलीमर नहीं है, नायलॉन है, टेफ्लॉन है, क्रोपोलेक्टम है, लेकिन पॉलीस्टाइरीन जो है एक पॉलीमर नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे 32 34 नंबर की बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है वह कौन सा है? तो वह कौन सा बहुलक है जो बर्तन में न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है? टेफ्लॉन जो है बहुलक जो टेफ्लॉन बहुलक जो है विशेषता बर्तन पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है टेफ्लॉन। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से एक बहुलक है। तो प्राकृतिक रबड़ जो है आइसोप्रीन एक बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आइसोप्रीन का एक प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है कि निम्नांकित में कौन से एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो देखिए प्राकृतिक बहुलक नहीं है यहाँ पे। तो प्राकृतिक बहुलक यहाँ पे कौन सा नहीं है? ऑप्शन देखिए ऊन जो प्राकृतिक बहुलक है, रेशम भी प्राकृतिक और चमड़ा भी प्राकृतिक बहुलक है। ये तीनों प्राकृतिक बहुलक, लेकिन नायलॉन जो है प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद देख नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर देखिएगा कि प्लास्टिक में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो याद रखना पॉलीएथिलीन जो है प्लास्टिक से गैस उत्पन्न होती है। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी ये सब गैस उत्पन्न होती रहती है प्लास्टिक से, लेकिन पॉलीएथिलीन ये सब इनको मिलाकर नाम दिया गया है। पॉलीएथिलीन प्लास्टिक से गैस उत्पन्न होती है। पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? तो पेट्रोल का जो मुख्य संगठक है क्या है? तो याद रखना ऑक्टेन। ऑक्टेन जो है ये पेट्रोल की गुणवत्ता मापने का काम आता है पेट्रोल के मुख्य संगठक के रूप में। तो याद रखना यह पेट्रोल का मुख्य संगठन ऑक्टेन ही माना जाता है, याद रखना। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है, याद रखना, जिसे मीथेन भी बोलते हैं, जिसका सूत्र CH4 होता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, जिसे गोबर गैस भी, मीथेन को हम मार्क्स मार्क्स गैस भी बोला जाता है, याद रखना, मार्स गैस बोला जाता है मीथेन गैस को। ये हमारे धान का क्षेत्र होता है जिसमें धान बोया जाता है, जिस खेत में, उसमें मीथेन गैस जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऐसे वैज्ञानिकों को रिसर्च करने पर पता चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर की कुछ स्थानों में वनस्पति के अपघटन से क्या वनस्पति अपघटन का कारण से उत्पन्न होता है? तो कुछ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न होता है, तो ये देखना है। तो देखिए कच्छ स्थान किसे बोलते हैं? तो सबसे पहले देखिए गुजरात का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ। गुजरात का जो कच्छ जिला है वो कच्छ जिला है। तो यहाँ पे ये बात भी याद रखना जीके के। तो कच्छ स्थान वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न होता है मीथेन गैस। तो जय हिंद दोस्त, आज के वीडियो में इतने। अगर वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। हो सकता है क्वेश्चन फिर भी कल साइंस का मिलेगा प्रीवियस ईयर का।